नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 12 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं। पहला कथन, भारत में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। भारत में बालिकाओं के लिए पहले अगर हम विद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1848 में की गई थी और ये पुणे के पास भीड़ेवाड़ा में स्थापित किया गया था, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले एक तरह से कार्य करती थी। तो पहला कथन यहाँ पर आपका सत्य है। दूसरा, एक साप्ताहिक मराठी समाचार पत्र दीनबंधु की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखें, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी शुरुआत नहीं की गई थी, लेकिन उनकी जो संस्था थी सत्यशोधक समाज, वो जरूर इसमें प्रमुख रूप से संबंधित थी। इस मराठी समाचार पत्र की स्थापना 1877 में की गई थी और इसे कृष्णराव पांडुरंग भालेकर के द्वारा की गई थी। तो इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है। तीसरा, उन्होंने महिलाओं और पिछड़ी जातियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तीसरा कथन सत्य है। 1 और 3 सत्य, यानी 2 कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। प्रश्न का आधार महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर इसलिए है क्योंकि 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ था। इस आधार पर अगर हम देखें तो 11 अप्रैल उनका जन्म दिवस है और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि दी गई है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे से आप क्या समझते हैं। तो जब हम क्रेडिट ढांचे की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ अलग अलग प्रकार के आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम हैं, उन्हें पूरा करने पर आपको एक स्कोर दिया जाएगा, जिस स्कोर का उपयोग करके आपका जो भी एक तरह से शैक्षणिक तंत्र चल रहा है उसमें एक तरह से आपको कह सकते हैं कि उसका लाभ मिलता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप कोई परीक्षा देकर जो अंक प्राप्त करते हैं उसी तरह का एक तरह से काम आपको क्रेडिट स्कोर में भी मिलता है। इस आधार पर हमारा कथन सत्य है सी, यह यूजीसी द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को क्रेडिट प्रणाली के संबंध में निर्देश देने के लिए एक रूपरेखा है। इस प्रकार का जो ढांचा है, इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो रूपरेखा प्रमुख रूप से जारी की गई है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी अलग अलग प्रकार के कार्य हैं जिनको करके आप क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, वो तंत्र एक तरह से 2 बड़े भागों में बांटा गया है। इसमें अगर हम देखें तो 18 अलग अलग जो विद्याएं हैं उनको शामिल किया गया है। 18 ये जो विधाएं हैं उसको अगर हम देखें तो थ्योरी के आधार पर एक तरह से इसमें क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ 64 अलग अलग कलाएं हैं जिनमें अगर हम देखें तो क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है, जो एक तरह से कह सकते हैं अप्लाइड साइंस है या अलग अलग प्रकार के जो वोकेशनल कोर्स हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ है या क्राफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ है और इन्हें प्रमुख रूप से स्कूल के तंत्र में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो स्कूल है उन्हें क्रेडिट सिस्टम में पहली बार एक तरह से पूरी तरह से शामिल किया जा रहा है। इसके पहले अगर हम देखें तो एनआईओएस में जरूर इस तरह का तंत्र था, यानी अगर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, लेकिन अब सभी स्कूल इसमें शामिल हैं। अगर हम 18 विद्याओं की बात करें जो हमने क्रेडिट के बारे में चर्चा करी थी, उनमें अगर हम देखें तो 4 वेदों का अध्ययन भी एक तरह से शामिल है। क्रेडिट के लिए अगर हम देखें तो 6 अलग अलग प्रकार के जो भी एक तरह से तंत्र हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम भी शामिल है, जहां पर विशेषज्ञता पर क्रेडिट आपको मिलेगा। इसमें 18 विद्या और 64 कलाएं हैं। अन्य 5 अगर हम देखें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है, क्राफ्ट्समैन ऑफ हेरिटेज है, सोशल वर्क है और साथ साथ स्पेशल अचीवमेंट इन इनोवेशन। तो ये 6 क्षेत्र हैं जहां पर स्टूडेंट क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, जूस मिशन के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। सबसे पहले इस मिशन की अगर हम बात करें तो इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रमुख रूप से संचालित किया जाएगा और इसमें प्रमुख रूप से कोशिश ये है कि जुपिटर के 3 जो चंद्रमा हैं, यानी 3 उसके जो एक तरह से उपग्रह हैं, उनके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाएगा। ये हैं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, और इसे आगामी 13 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा और एरियान 5 लॉन्च व्हीकल है जिसका उपयोग किया जाएगा। अगर हम इस मिशन की बात करें जूस, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि इन तीनों जो उपग्रह हैं बृहस्पति के, उनका अध्ययन किया जाए और वहाँ पर जो भी एक तरह से जीवन की संभावनाएं हैं उनके बारे में एक तरह से देखा जाए कि वहाँ पर किस तरह से जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं या नहीं। इस आधार पर अगर हम अपने कथनों को देखें तो पहला कथन कहता है कि यह नासा का मिशन है, तो गलत है। ये नासा का नहीं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो पहला कथन असत्य है।
दूसरा, इसका उद्देश्य बृहस्पति के 3 चंद्रमाओं का पता लगाना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके पास जीवन के लिए सही परिस्थितियां हैं या नहीं। तो दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जूस मिशन का यही उद्देश्य है। केवल दूसरा कथन सत्य है, तो उत्तर है हमारा बी, केवल 2 सत्य है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ताइवान को घेरे हुए है? तो जब भी आपको मैप के संदर्भ में कोई प्रश्न दिया जाए तो आपको उसकी लोकेशन मैप में प्रमुख रूप से देखने की आवश्यकता है। तो अगर हम ताइवान की बात करें तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र इसके चारों ओर है, अगर हम जलराशि की बात करें तो ये एक तरह से ताइवान स्ट्रेट है, यानी ताइवान जल संधि है जो इसको चीन मुख्य भूमि से अलग करता है। साथ साथ पूर्वी चीन सागर है, इसी के साथ साथ फिलीपीन सागर है और दक्षिणी चीन सागर है। तो यहाँ पर हम देखें ये चारों भाग हैं जो एक तरह से ताइवान को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो इसमें दक्षिणी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, फिलीपीन सागर है, लेकिन ओखोटस्क सागर का भाग यहाँ पर एक तरह से नहीं है। तो उत्तर हमारा 1, 3, 4, इसीलिए हमारा विकल्प सत्य है सी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि चीन के द्वारा जो एक मॉक ड्रिल की जा रही थी समुद्री क्षेत्र में ताइवान से लगते हुए भाग में, वो समाप्त होने के बाद भी उन्होंने अपने 26 एयरक्राफ्ट और साथ साथ 9 जो जहाज हैं उनको वहीं पर एक तरह से बनाकर रखा है। तो ये आप कह सकते हैं एक तरह की आक्रामक कार्रवाई है जो चीन के द्वारा ताइवान के खिलाफ की जा रही है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास में देते हैं। आज 2012 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्चावच मूर्तिकला शिलालेख? देखिए, उच्चावच का मतलब एक तरह से रिलीफ होता है, यानी जो भी एक तरह से ऊंचा नीचा क्षेत्र है वहाँ पर एक तरह से मूर्ति बनाई गई है, उसी में साथ साथ शिलालेख है। तो इसको हम एक तरह से उच्चावच मूर्तिकला शिलालेख कहते हैं। तो इस प्रकार का जो शिलालेख है उसमें अशोक के चित्र के साथ रण्य अशोक यानी राजा अशोक का उल्लेख है। तो अगर हम इस तरह के शिलालेख की बात करें जिसमें रण्य अशोक के बारे में कहा गया है तो ये प्रमुख रूप से कंगनहल्ली में पाया गया है और ये कर्नाटक के कालबुर्गी जिले में है। तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज का हमारा तथ्य है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की एकीकृत पोर्टल। तो इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से कोशिश ये है कि भारत में जो भी एक तरह से जो ड्रग्स अलग अलग हैं या अवैध रूप में जो भी अलग अलग तरह के ड्रग उत्पादित होते हैं उनके संदर्भ में जो स्थितियां हैं उसको थोड़ा आसान किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो प्रतिबंधित हैं लेकिन कुछ उत्पादन के माध्यम से अलग अलग दवाओं में उनका उपयोग होता है। तो उसके संदर्भ में मंजूरी को लेकर जो प्रक्रियाएँ हैं वो कैसे हों, तो इन सारे तंत्र को एक तरह से एक स्थान पर लाने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से ये जो एकीकृत पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही एक तरह से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में बढ़ेगी। साथ साथ अगर हम ड्रग्स की बात करें या अन्य प्रकार के जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र वहाँ पर अगर हम देखें या रासायनिक जो एक तरह से उत्पादन करने वाला हमारा उद्योग है वहाँ पर तालमेल एक तरह से बढ़ेगा और सभी को एक तरह से वृद्धि करने में मदद मिलेगी। साथ साथ अगर हम देखें तो कोशिश ये थी कि जो भी रोगी हैं या उनके जो परिवार हैं जिनको किसी तरह की आवश्यक एक तरह से दवा की ज़रूरत है लेकिन जो प्रतिबंधित है तो उसकी एक तरह से उपलब्धता सुनिश्चित हो पाए, यह भी इस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। आप ध्यान रखें, भारत में 1985 का एक कानून है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो इस कानून के माध्यम से आप देखें जो भी एक तरह से आवश्यक दवाएं हैं साथ साथ कुछ ऐसी नशीली दवाएं जो प्रतिबंधित हैं लेकिन उनके कुछ अगर दवा में अलग अलग उपयोग होते हैं तो उनको लेकर इस कानून के माध्यम से प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो एकीकृत पोर्टल है ये एनडीपीएस के अंतर्गत जो भी अलग अलग दवाओं के संदर्भ में कोई व्यापार की स्थितियां बनती हैं तो उनको प्रमुख रूप से अब पोर्टल से पूरी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस कर दिया गया है, यानी केवल ऑनलाइन माध्यम से आप सारा काम कर सकते हैं और अगर मान लीजिए किसी भी तरह की आपको कोई समस्या है तो आप यहीं पर एक तरह से संपर्क करेंगे, किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है। तो आपकी समस्याएं या जो प्रश्न है उनका हल भी ऑनलाइन रूप में रहेगा। अलग अलग प्रकार की दवाओं के संदर्भ में या जो नशीली दवाएं हैं उनके उत्पादन को लेकर जो भी स्थितियां हैं उसमें जो भी एक तरह से लाइसेंस है वो अब इस पोर्टल से होगा। और यहाँ पर एक तरह से अगर हम देखें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, साथ साथ अगर हम बात करें तो आधार के संदर्भ में जो इकाई है वो भी एक तरह से शामिल है। और यहाँ पर आप देखें अगर हम भारत कोष की बात करें तो ये भारत सरकार की तरफ से संचालित एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से भारत सरकार को अगर आपको कोई भुगतान करना है तो आप सीधे कर सकते हैं। अलग अलग तरह के जो भुगतान के तंत्र हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, उनके माध्यम से भारत कोष का उपयोग करके आप कोई भी सरकारी फीस है वो दे सकते हैं। तो पूरा सरकारी जो भुगतान करने का तंत्र है वो भारत कोष में ला दिया गया है, वो भी इस पोर्टल पर एक तरह से इंटीग्रेटेड है।
साथ साथ जीएसटी की बात करें, पैन के संदर्भ में एनएसडीएल का तंत्र यहाँ दिया गया है। ई संचित की अगर हम बात करें तो ये ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में जो भी स्थितियां हैं वो ई संचित पोर्टल पर रहती हैं, वो भी यहाँ पर है। प्रमुख रूप से अगर हम आयात एक तरह से निर्यात की बात करें तो उसके संदर्भ में जो भी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स बनता है वो ई संचित पोर्टल के माध्यम से हो सकता है, और ये भी एक तरह से इस एकीकृत पोर्टल पर लाया गया है। तो ये आप कह सकते हैं अलग अलग सेवाओं का डाटाबेस आपको देगा। तो आपको अलग अलग साइट पर जाकर, अलग अलग पोर्टल पर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए और सारा काम कर सकते हैं। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड पोर्टल के नाम से जाना जा रहा है। अलग अलग प्रकार की नारकोटिक या कह सकते हैं नशीली दवाइयाँ जिनके उत्पादन की स्थितियाँ भारत में हैं, उनकी मंजूरी इस पोर्टल से हो सकती है। उपयोगकर्ता अगर कोई है तो वो यहाँ से एक तरह से अपनी मंजूरी ले सकता है। सुरक्षित लेन देन, और आप कह सकते हैं कि जो भी डाटा है वो इस पोर्टल पर रहेगा। आयात निर्यात के प्रमाण पत्र, अलग अलग प्रकार के जो भी आपके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो सारे यहीं से मिल पाएंगे। विभिन्न प्रकार के जो लाइसेंस प्राप्त करने हैं नियंत्रित पदार्थों के उत्पादन के संदर्भ में, और अलग अलग दवा का कोटा जो एक तरह से मिलता है, उसका जो प्रमाण पत्र होता है कि आप ये दवाएं कितनी उत्पादित कर सकते हैं, क्योंकि वो नशीली दवाओं की श्रेणी में प्रतिबंधित हैं, तो आप मास लेवल पर उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया भी आप देखें पारदर्शी रूप में इस पोर्टल पर ला दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की तरफ से ये जो एकीकृत पोर्टल लाया गया है, उसके माध्यम से कोशिश ये है कि जो एनडीपीएस कानून 1985 का है, मादक दवाओं साथ साथ मना प्रभावी पदार्थ और अन्य प्रकार के जो निर्धारित रसायन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित हैं, उन सब के बारे में व्यापार करने को लेकर, उपयोग करने को लेकर सारी प्रक्रियाएं इस पोर्टल पर आ गई हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ये जो बनाया गया है, इससे कहीं ना कहीं व्यापार करने की जो सुगमता है इन अलग अलग पदार्थों के संदर्भ में वो काफ़ी आसान हो जाएगी। आज के दैनिक कुछ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।